एक कपड़ों की दुकान की मालकिन ने एक दिव्यांग व्यक्ति को सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए नौकरी पर रखा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब उसने दुकान के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, तो वह देख हैरान रह गई कि वह व्यक्ति क्या करने में सक्षम था। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनाते रहें। अर्जुन कभी भी वह इंसान नहीं था जो एक ही जगह पर बैठा रह सके। बचपन से ही वह हर चीज में तेज था, फुटबॉल में, साइकिल की रेस में और बाद में बाइकों में। यह सब सिर्फ रफ्तार के बारे में नहीं था, बल्कि उस एहसास के बारे में था कि वह अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद के हाथ में रखता था। जब भी वह अपनी बाइक की गति बढ़ाता, हवा उसके चेहरे से टकराती तो उसे लगता मानो वह दुनिया पर राज कर रहा हो। लेकिन अब जब वह अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था, उसे महसूस होता था कि किसी ने उसकी पूरी जिंदगी उससे छीन ली है। उसकी टांगें, जो कभी उसे अनगिनत दिशाओं में दौड़ने की आजादी देती थी, अब महज दो बेकार लटकी हुई चीजें बन चुकी थीं। सिर्फ यादों का बोझ, एक ऐसी कड़वी हकीकत जो हर रोज उसे उसके खोए हुए अतीत की याद दिलाती थी। कमरे में उसकी माँ कमला आई। उनके हाथ में खाने की थाली थी। उन्होंने धीरे से थाली उसके सामने रखी और एक पल को उसे देखने लगी। उनके चेहरे पर कठोरता का दिखावा था, लेकिन आंखों में छिपा दर्द साफ झलक रहा था। वह देख सकती थी कि उनका बेटा हर दिन खुद को खत्म करता जा रहा है, और वह चाहकर भी उसे बचाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। तुम्हें आगे बढ़ना होगा अर्जुन, कमला ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। अर्जुन ने चम्मच उठाया, उसे पल भर घूरा और फिर झुंझलाहट में उसे मेज पर पटक दिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा कहाँ। आगे माँ, मैं तो अपने ही घर में एक बोझ बन चुका हूं। रसोई तक जाने के लिए भी किसी की मदद लेनी पड़ती है। क्या यही है आगे बढ़ना? कमला ने गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी को उसके करीब खींचा और उसका हाथ थाम लिया। उनका स्पर्श कोमल था, लेकिन उसमें माँ की चिंता भी थी। जिंदगी सिर्फ चलने फिरने का नाम नहीं है। बेटे की आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी जो किसी भी जवाब को अस्वीकार कर सकती थी। तुम्हें फिर से जीना सीखना होगा। यह शब्द अर्जुन को बहुत भारी लगे, जैसे किसी ने उसके सीने पर एक विशाल पत्थर रख दिया हो। लेकिन यह सिर्फ उसके दिल में उठता हुआ तूफान नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ भावनात्मक लड़ाई नहीं थी, यह हकीकत भी थी। पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे, और दुर्घटना के बाद मिली मुआवजे की रकम ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली थी। उसे नौकरी ढूंढनी ही थी, चाहे उसे खुद पर भरोसा हो या ना हो। कई हफ्तों तक असफल कोशिशें करने के बाद उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। दिल्ली की एक प्रतिष्ठित बुटीक, सुंदरी वस्त्र को स्टॉक संभालने और ग्राहकों के फोन कॉल्स का जवाब देने के लिए किसी कर्मचारी की तलाश थी। ये कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन कम से कम यह कुछ करने का मौका तो था। उसने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी और बुटीक में दाखिल हुआ। उसके अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यह दुनिया उससे बहुत अलग थी। चारों ओर करीने से सजी हुई रैक, चमचमाते कपड़े, खूबसूरत मॉडल की तस्वीरें और हर जगह बेहद स्टाइलिश कर्मचारी। उसने देखा कि कुछ लोग उसे घूर रहे थे। शायद यह इसलिए नहीं था कि वह नया था, बल्कि इसलिए कि वह एक व्हील चेयर पर था। उनकी नजरों में एक सवाल था, क्या वह यहाँ किसी गलती से आ गया है? उसी समय प्रिया कपूर, बुटीक की मैनेजर, उसके सामने आई। उनकी आंखें तेज थीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। तुम अर्जुन हो? हाँ, अंदर आओ। वह उसे अपने ऑफिस में ले गई और उसका रिज्यूमे देखने लगी। कुछ पलों तक सिर्फ पन्नों की आवाज गूंजती रही। फिर उन्होंने उसकी तरफ देखा। तुमने कभी फैशन इंडस्ट्री में काम नहीं किया, नहीं? लेकिन मैं चीजों को व्यवस्थित करने में अच्छा हूं और जल्दी सीखता हूं। प्रिया ने अपनी बाहें मोड़ लीं और उसे एक पल के लिए गौर से देखा। फिर हल्की आवाज में बोली, ठीक है, ट्रायल के लिए रख लेते हैं, कल से आ सकते हो। यह एक नौकरी मिलने की खुशी से ज्यादा एक चुनौती की तरह लगा, और अर्जुन समझ गया कि उसे खुद को साबित करना होगा। शुरुआती कुछ दिन किसी परीक्षा से कम नहीं थे। उसके लिए हर काम मुश्किल था। अलमारियां ऊंची थीं, पैकेज भारी थे, और सहकर्मियों की आंखों में अविश्वास था। वे अक्सर उसे टाल देते थे, जैसे वह यहां रहने के काबिल ही ना हो। रवि, जो वहां सबसे पुराना कर्मचारी था, अपने दोस्तों के साथ अक्सर कोने में खड़ा होकर हंसी मजाक करता था। जब भी अर्जुन वहां से गुजरता, वे फुसफुसाना हंसते। लेकिन उसने सब कुछ सहा। उसे यह नौकरी जरूरी थी। एक दिन उसने देखा
कि अंजलि देवी एक बुजुर्ग महिला एक साड़ी हाथ में लिए खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर असमंजस था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अंजलि देवी ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। तुम क्या सोचते हो? ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी? अर्जुन ने साड़ी को ध्यान से देखा। यह सुंदर थी, लेकिन फिर उसने दूसरी साड़ी उठाई, जिसमें गोल्डन बॉर्डर था। मुझे लगता है कि यह आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। यह आपके व्यक्तित्व को और निखारेगी। अंजलि देवी के चेहरे पर एक चमक आ गई। अच्छी पसंद है बेटे, मैं यही लूंगी। लेकिन तभी प्रिया वहां आ गई। उनके चेहरे पर गुस्सा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? उनकी आवाज खड़ी थी। मैं बस ग्राहक की मदद कर रहा था। प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अंजलि देवी की ओर देखा। मैम, हमारे यहाँ प्रशिक्षित स्टाफ ग्राहकों की सहायता करते हैं। ये सिर्फ स्टॉक संभालते हैं। अंजलि देवी ने अपनी भौं चढ़ा ली। लेकिन इस लड़के ने तुम सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ है। शायद तुम्हें सोचना चाहिए कि यहाँ ग्राहकों को कौन हैंडल करे। प्रिया की मुस्कान बनावटी थी, लेकिन उसकी आंखों में जलन थी। जैसे ही अंजलि देवी चली गई, उसका चेहरा कठोर हो गया। स्टॉक रूम में जाओ। अभी अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा और चला गया। लेकिन उसके दिल में कुछ बदल चुका था। उसे महसूस हुआ कि यह बस एक छोटी सी घटना नहीं थी, यह कुछ बड़ा होने की शुरुआत थी। सुंदरी वस्त्र में दिन और भी कठिन होते जा रहे थे। अर्जुन को महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जंग थी। प्रिया हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। कभी बिना वजह उसकी गलतियां निकालती, कभी काम का बोझ इतना बढ़ा देती कि वह चाहकर भी उसे पूरा ना कर सके। सहकर्मियों के बीच उसकी स्थिति भी वैसी ही थी। वे उसे देखकर फुसफुस उसके पास से गुजरते हुए हंसी उड़ाते। रवि तो खासकर उसकी मौजूदगी से चिढ़ा हुआ लगता था, मानो अर्जुन का वहां होना ही उसकी किसी निजी तकलीफ की जड़ हो। लेकिन अर्जुन ने खुद से वादा किया था कि वह झुकेगा नहीं। हर अपमान, हर मुश्किल को वह सह रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह संघर्ष आसान नहीं होगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह स्टॉक रूम में था, कपड़ों की अलमारियां ठीक कर रहा था। जब उसकी नजर जमीन पर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी, उसने ध्यान से देखा। वह एक सुंदर सोने का झुमका था, बारीक, नक्काशीदार, नाजुक और साफ तौर पर बेहद महंगा। उसे उठाते ही उसके मन में एक हल्का सा ख्याल आया, अगर यह किसी ने खोया है तो जरूर बहुत परेशान होगा। एक पल को उसके मन में दुविधा आई, क्या वह इसे सीधे प्रिया को दे या किसी और को बताए। लेकिन फिर उसने सिर झटका। संदेह का कोई स्थान नहीं था। उसने झुमका अपनी हथेली में रखा और व्हील चेयर घुमाकर ऑफिस की ओर बढ़ गया। जब वह प्रिया के केबिन में पहुंचा तो वह किसी फाइल में व्यस्त थी। उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। क्या प्रिया ने बिना देखे ही पूछा, मैंने स्टॉक रूम में कुछ पाया है? अर्जुन ने कहा और झुमका उसकी टेबल पर रख दिया। प्रिया ने पहले उस झुमके को देखा, फिर अपनी भौं सिकोड़ना तीखी मुस्कान आई। और मुझे कैसे पता कि तुम इसे चुराने की कोशिश नहीं कर रहे थे? अर्जुन कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। क्या उसकी आवाज में झुंझलाहट थी? प्रिया ने झुमका उठाया और उंगलियों के बीच घुमाया। तुम स्टॉक रूम में अकेले थे, कोई गवाह नहीं। मैं ये कैसे मान लूं कि तुमने इसे उठाकर रख लिया था और फिर डर के मारे वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? अर्जुन को अपने सीने में तेज धड़कन महसूस हुई। वह समझ गया था कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह एक चाल थी, यह सरासर बकवास है। उसने गुस्से में कहा। सच में प्रिया ने उसकी आंखों में सीधा देखा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? अर्जुन के अंदर गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में बदल गए, लेकिन उसने खुद को शांत किया। वह जानता था कि अगर वह इस जाल में फंस गया तो वहीं हारेगा। उसने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, कैमरे चेक करो, सीसीटीवी फुटेज में सब साफ हो जाएगा। प्रिया के चेहरे पर हल्की झिझक आई, लेकिन उसने तुरंत सुरक्षा गार्ड को बुलाया। कुछ मिनटों बाद जब सुरक्षा गार्ड ने फुटेज चेक की तो उसने सिर हिलाया। ये सच कह रहा है, गार्ड ने कहा। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है कि इसने झुमका जमीन से उठाया और सीधे आपके ऑफिस में लेकर आया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने प्रिया की ओर देखा। उसने उम्मीद की थी कि शायद वह माफी मांगेगी
या कम से कम कुछ नरमी दिखाएगी। लेकिन प्रिया के चेहरे पर वही ठंडापन था, वही घमंड। उसने झुमका टेबल पर रखा और बिना किसी भाव के बोली, अपने काम पर वापस जाओ। बस इतना ही, कोई धन्यवाद नहीं, कोई स्वीकारोक्ति नहीं कि उसने ईमानदारी दिखाई थी। लेकिन अब अर्जुन पूरी तरह से समझ गया था, प्रिया उसे यहां नहीं चाहती थी। वह किसी भी तरह से उसे हटाना चाहती थी, चाहे वह उसे बेइज्जत करके हो या झूठे इल्जाम लगाकर। पर उसने भी तय कर लिया था, वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। पर उसे क्या पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुंदरी वस्त्र में हर चीज अपनी जगह पर चल रही थी। ग्राहक आ रहे थे, जा रहे थे, कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और प्रिया हमेशा की तरह ऑफिस में बैठी थी, अपने कागजों और आदेशों में व्यस्त। लेकिन फिर अचानक उसका फोन बजा। वह सहज रूप से फोन उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर अनजान नंबर देखा, उसके मन में एक हल्की बेचैनी उठी। उसने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से गहरी पेशेवर आवाज आई। क्या मैं प्रिया कपूर से बात कर रहा हूँ? हाँ, बोल रही हूँ। कौन? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आवाज में गंभीरता थी। आपकी बेटी मीरा का एक्सीडेंट हो गया है। प्रिया की उंगलियां फोन कसकर पकड़ने लगीं। उसका गला सूख गया। क्या वह अभी हमारी इमरजेंसी यूनिट में है? उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो वह कैसी है? स्थिति गंभीर है, डॉक्टर ने कहा। उसे तुरंत खून की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप दुर्लभ है। हमें तुरंत ओ नेगेटिव रक्त चाहिए। डॉक्टर की बात सुनते ही प्रिया का दिल धक से रह गया। उसे लगा मानो जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। भगवान! वह बड़बड़ाई और तेजी से फोन काटकर बाहर की ओर भागी। कर्मचारियों ने उसे पहली बार इस तरह घबराते हुए देखा था। स्टॉक रूम में मौजूद अर्जुन की नजर उस पर पड़ी। उसने प्रिया को बेचैनी में बाहर भागते देखा तो उसका मन अनहोनी की आशंका से भर गया। कुछ ठीक नहीं था। बिना देर किए वह भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि प्रिया डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। डॉक्टर, कुछ कीजिए। उसकी आवाज टूटी हुई और असहाय थी। हमें जल्द से जल्द खून चाहिए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, मिस कपूर, बिना ओ नेगेटिव रक्त मिले हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन पास खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। स्थिति की गंभीरता उसे समझ आ चुकी थी। अर्जुन, ब्लड ग्रुप क्या है? उसने धीरे से पूछा। प्रिया का चेहरा उठ गया। उसने पहली बार उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह घमंड, वह अहंकार नहीं था, बस डर था। ओह नेगेटिव! अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, मैं खून दे सकता हूँ। प्रिया जैसे पलक झपकना भूल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम तुम ऐसा क्यों करोगे? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मैं कर सकता। प्रिया कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखों में पानी आ गया था, लेकिन शायद वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। कुछ घंटों बाद मीरा सुरक्षित थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी हालत स्थिर है और खतरा टल गया है। अर्जुन हॉस्पिटल के एक कमरे में आराम कर रहा था, क्योंकि खून देने के बाद उसे थोड़ा चक्कर आ गया था। वह बिस्तर पर लेटा था। आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें शांत थीं। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। प्रिया अंदर आई। वह उस प्रिया से बिल्कुल अलग लग रही थी जिसे अर्जुन जानता था। वह कमजोर लग रही थी, टूटी हुई, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने घमंड के खोल से बाहर आ चुकी थी। उसने कुछ देर तक चुपचाप अर्जुन को देखा, फिर उसकी आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, लेकिन ईमानदार। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। तुमने मुझसे हमेशा नफरत की, प्रिया। उसने शांत स्वर में कहा। मैं सिर्फ एक मौका चाहता था, बस एक मौका कि मैं अपनी काबिलियत साबित कर सकूं। लेकिन तुमने हर बार मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। प्रिया ने नजरें झुका ली। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा था। वह क्या कर चुकी थी और कितनी गलत थी। मुझे पता है, मैं गलत थी। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। मैंने तुम्हें कभी एक इंसान की तरह नहीं देखा। मैंने तुम्हें सिर्फ एक समस्या समझा, लेकिन असली समस्या मैं थी। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ शांति थी। फिर उसने गहरी सांस ली और ऐसा कुछ कहा
जिसकी शायद वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैं बदलना चाहती हूँ अर्जुन। मैं सही चीजें करना चाहती हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, पछतावा भी था। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। प्रिया ने अपनी मानसिकता बदली। वह पहले जैसी कठोर नहीं रही और धीरे धीरे सुंदरी वस्त्र भी एक बेहतर जगह बनने लगी। लेकिन अर्जुन को एहसास हो गया था कि उसकी यात्रा अब इस जगह पर खत्म नहीं होनी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद उसका फोन बजा। हेलो। दूसरी तरफ एक जानी पहचानी आवाज थी। आदित्य शर्मा। अर्जुन, मैं अपनी खुद की बुटीक खोलने जा रही हूँ, लेकिन मुझे एक अच्छे मैनेजर की जरूरत है। तुम तैयार हो? अर्जुन मुस्कुराया। उसने कुछ पलों के लिए सुंदरी वस्त्र की यादों को अपने मन में दोहराया। वह अपमान, वह संघर्ष और फिर यह मोड़ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हाँ, उसने कहा, एक नए आत्मविश्वास के साथ। और इस तरह वह सुंदरी वस्त्र से आगे बढ़ गया। एक हारे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जिसने अपनी असली राह पाली थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी छोटी सी पहल हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमारा उद्देश्य न केवल आपका मनोरंजन करना है, बल्कि आपको जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण सबक भी सिखाना है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।